So I welcome you all to session number 5 of chapter 3 of class 9th of your science NCERT textbook. Let me share the screen. In this session, we will discuss the exercises given after section number 3.4.1. Earlier also, we had discussed in chapter exercises. So let us start. So write down the formulae of sodium oxide. देखिए केमिकल फॉर्मूला हमें पता है, उसमें क्या बताते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाती है एक नजर मारते ही। तो कंपोजिशन में सोडियम नाम से, सोडियम ऑक्साइड के नाम से ही समझ आ रहा है, सोडियम भी है ऑक्सीजन भी है। तो इसमें दो तो मॉलिक्यूल सोडियम के होते हैं, एक दो एटम सोडियम के होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, और ये Na2, तो इसको लिखते हैं Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड में जैसा कि नाम से क्लियर है, और आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर कोई मेटल, सोडियम ऑक्साइड में भी सोडियम मेटल है तो लेफ्ट साइड में पहले मेटल का नाम लिखते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल का लिखते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूला में लिखा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम मेटल का नाम है तो ये लेफ्ट में आएगा, और क्लोराइड राइट में आएगा AlCl3। फिर सोडियम सल्फाइड में भी सोडियम अगेन मेटल है, लेफ्ट में सोडियम का नाम Na आएगा, Na2। दो एटम इसके सोडियम के और एक सल्फर का। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्योंकि एक ये फॉर्मूला यूनिट आती है OH, आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर ये यूनिट ये एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट के बाहर नंबर आता है, और एक है तो ब्रैकेट नहीं आता। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्योंकि हाइड्रोक्सिल दो होते हैं, इसीलिए उसको ब्रैकेट में रख के बाहर इसके वैलेंसी दो दिखा दी जाती है। आपको पता ही है, जो केमिकल फॉर्मूला से हमें दो बातें पता चलती हैं, एक तो उसकी कंपोजिशन क्या है और दूसरा वैलेंसी क्या है। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा, जो नंबर होता है वो एटम की वैलेंसी इंडिकेट करता है, उससे पता चलता है कि ये कैसे ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूले। यहाँ फॉर्मूले दिए, हमने उनका नाम देना है। देखिए यहाँ पर Al2SO4 SO4, क्योंकि सल्फेट 3 है यहाँ पर तो ब्रैकेट में डाल दिया गया सल्फेट को। पॉली एटम आपको याद होगा, पॉली एटॉमिक की हमने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर SO4 का जो सल्फेट 3 है तो इसीलिए ब्रैकेट में डाल के इसके बाहर डाल दिया गया 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 है, और ये आपका एल्यूमिनियम, तो इसमें एल्यूमिनियम भी है और सल्फेट भी है, तो क्या नाम बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें देखिए आप, सी ए किसको बोलते हैं, कैल्शियम का सिंबल है, तो Ca का मतलब कैल्शियम हो गया। Cl किसको बोलते हैं, क्लोराइड को, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। फिर ये K2SO4 में देखिए, K फॉर कैलियम, आपको याद होगा कि कैलियम जो है ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड का पहला लेटर हमने ले लिया तो पोटेशियम का सिंबल बनाने के लिए, और ये दो जो है वैलेंसी दिखाता है। और यहाँ पर SO4 सल्फेट ग्रुप एक ही है, जो पॉली एटम्स है, एटॉमिक ग्रुप है या यूनिट है वो एक ही है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया गया SO4 के बाहर। तो SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। K को क्या कहते हैं, कि कैलियम तो यहाँ नहीं बोलेंगे, पोटेशियम का सिंबल है, तो ये पोटेशियम सल्फेट हो गया। फिर अगेन देखिए KNO3, के क्या है, के कैलियम फॉर पोटेशियम है, और NO3 जो है अगेन पॉली एटॉमिक आयन है। ये आप देखिए, क्योंकि ये एक ही है, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट बोलते हैं, तो K फॉर पोटेशियम, NO3 फॉर नाइट्रेट, इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। अगला सिंबल देखिए आप, CaCO3, तो Ca के सिंबल है कैल्शियम का, CO3 अगेन पॉली एटॉमिक है, यूनिट तो एक ही, क्योंकि ये एक ही प्रेजेंट है ऐसा, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अच्छा, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, फॉर्मूला of a compound. It is a symbolic representation of its composition.
It is the symbolic representation of, आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल। देखिए H2S मतलब 2 तो देखिए वैलेंसी दिखाता है, जो भी नंबर्स को तो H फॉर हाइड्रोजन होता है, S फॉर सल्फर होता है। तो लेकिन जब ये सल्फर इसके साथ लगे तो सल्फाइड कहलाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल है। और PO4 क्या है, फॉस्फेट आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, अगेन इसमें एक से ज्यादा एटम है, ठीक है ना, काइंड ऑफ एटम्स डिफरेंट है, फॉस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सिंपल है, देखिए H के साथ 2 लिखा है यानी कि 2 तो ये एटम हो गए H के, S के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब S का एक एटम है, तो 2 जमा 1 3। तो इसमें कितने एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का। दूसरे पार्ट में PO4 में देखिए टोटल कितने एटम्स हैं, 4, और फास्फोरस का 1, 4 जमा 1 5 हो गए, 5 में 4 तो फास्फोरस के, एक ऑक्सीजन का है। अब कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है। हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। इनको हम प्लस कर देते हैं, जितने एटम्स हैं उन सबका निकाल के उनको प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। जैसे कि अब हमें जो कंपाउंड दिया, सबसे पहला कंपाउंड है H2, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 2 एटम से मिलके बना है। तो मैं पहले लिखूंगी नंबर ऑफ एटम्स 2 है, मल्टीप्लाई करूंगी बाय इट्स मास, मास है 1 यूनिट, तो आंसर क्या आ गया, 2 यूनिट्स। इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, और उसका मास क्या है, 16 यूनिट है, मल्टीप्लाई करूंगी तो 32 यूनिट। क्लोराइड का, क्लोराइड में देखिए 2 एटम्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, 2 पहले लाना चाहिए था, इसमें गलती होगी। दो मल्टीप्लाइड बाय इसका जो मास है 35.5 है क्लोराइड का, तो 71 आ गया, 71 यूनिट्स। फिर CO2 में देखिए एक एटम तो कार्बन का है, तो एक गुना 1 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास कितना है 12, जमा 2 ऑक्सीजन के एटम्स है ना, तो 2 गुना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 12 जमा 32 44 यूनिट आ गया। इसको फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं, शिट। उसके बाद में मीथेन का निकालना है, CH4 का। अब इसमें एक कार्बन का एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 12, प्लस 4 एटम हाइड्रोजन के, एक इसका एटॉमिक मास है, तो 12 जमा 4 16 यूनिट आ गया। फिर C2H6 का निकालना है, इसमें 2 कार्बन के एटम्स है, तो 2 गुना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, जमा 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, तो 6 गुना एटॉमिक मास 1 है, एक, तो ये 24 जमा 6 30 यूनिट हो गया। C2H4 का निकालना, तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनके एटॉमिक मास से, जो कि 12 है, 24 आ जाएगा। और जमा जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 1, तो ये 4 आ गया, तो 24 जमा 4 28 यूनिट हो गया। अमोनिया यानी कि NH3 में एक मॉलिक्यूल तो है नाइट्रोजन का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, जमा 3 एटम्स हाइड्रोजन के गुना इट्स एटॉमिक मास, तो 14 जमा 3 17 यूनिट। फिर मिथेनॉल CH3OH, एक मॉलिक्यूल है कार्बन का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन multiplied by its atomic mass 16, plus 1 atom of hydrogen multiplied by its atomic mass, तो 12 जमा 3 15 जमा 16,
31 जमा 1 32 यूनिट, 32 फार्मूला यूनिट। तो बहुत ही आसान है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम दिख रहे हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनके नंबर को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं उनका, तो उनमें हम जिंक ऑक्साइड का सबसे पहले उनका हमें एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। तो फॉर्मूला यूनिट का भी वही होता है कि जितने भी एटम्स हैं उनका नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उनके एटॉमिक मास से और फिर प्लस कर दो सबको। तो जिंक का एक ही एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास कितना दे रखा है स्क्रीन पर देखिए, 65। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 65 में जमा कर दो। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो 65 जमा 16, ये हो गए 65 जमा 6 71 और 10 81 आ गया 81। Na2O सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना है, 23। 23 प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो 46 जमा 16, 46 6 52 और 10 62। तो आंसर आ गया 62, 62 यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं इसको। K2CO3 का निकालेंगे, तो इसमें देखिए पोटेशियम के तो 2 हैं एटम्स, तो 2 गुना इसका एटॉमिक मास कितना है, 39। जमा एक एटम है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। जमा 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो 3 गुना उसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। तो ये देखिए 78 जमा 12 जमा 48। तो 78 और 2 80 और 10 90 और 40 130 और 8 138 यूनिट। आई थिंक बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला में डाल के आपने कैलकुलेट करना है। अगली इन चैप्टर एक्सरसाइज है सेक्शन नंबर 3.5.3 के बाद। वो कहता है कि अगर कार्बन एटम्स के एक मोल का वेट 12 ग्राम है, तो इसका जो एक एटम का मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिए, अब हमें ये पता है कि जो 1 मोल इज इक्वल टू किसके होता है, ग्राम एटॉमिक मास के किसी भी मॉलिक्यूल के। तो मैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम लिख सकती हूँ, जो कि कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर कितना है वो 6 पॉइंट, ये देखिए आप 6.022 इंटू, ये क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर है। तो एक मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे कार्बन के, इतने एटम्स होंगे। मुझे क्या निकालना है, सिंगल कार्बन एटम का वेट निकालना है। देखिए अभी हमने ऊपर ये कहा कि ग्राम एटॉमिक मास, टोटल ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है 1 मोल के, 1 मोल के। ठीक है, यानी कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, या जो 12 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बात तो एक ही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो 6.022 गुना 10 की घात 23 कार्बन एटम्स है उनका वेट बराबर है 12 ग्राम। सही है, ये भी गलत तो नहीं है। बात वही है, 12 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास बराबर एवोगैड्रो नंबर, या एवोगैड्रो नंबर बराबर ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने अभी ऐसे लिखा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का वेट है 12 ग्राम। तो 1 कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही लिखते हैं ना मैथ्स में, एक चीज का निकालना हो तो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करके आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा एटम्स हैं या 100 ग्राम आयरन में ज्यादा है। आपको सोडियम का एटॉमिक मास दिया है, आयरन Fe आयरन का सिंबल है, Fe का एटॉमिक फार्मूला यूनिट मास दिया है। ठीक है, हमें ये पता है कि ग्राम एटॉमिक मास और फार्मूला यूनिट मास बराबर ही होते हैं, बस वहां पर यू हटा के GM लिख देते हैं, ग्राम्स लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिख दिया। कितना लिख दिया, यहाँ दिया 23 फार्मूला यूनिट मास दिया एटॉमिक मास। तो यहाँ पर यू हटा दूंगी मैं, ग्राम लिख दूंगी,
तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, और मुझे ये पता है कि जो ग्राम एटॉमिक मास बराबर किसके होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मोल में कितने एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं, आपको अगेन पता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यानी कि अब ग्राम एटॉमिक मास इसका सोडियम का 23 ग्राम है, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, हमने क्या निकालना है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। पार्टिकल्स लिख लो या एटम्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो इसीलिए अब हमने ये लिखा कि जो ग्राम एटॉमिक मास का जो है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, बराबर इतने। तो 1 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 23, यही पता है हमें, एक चीज का निकालना तो बटे में डिवाइड करते हैं। तो हमें किस में निकालना है, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम सोडियम में पार्टिकल्स निकालने हैं हमने, कैसे निकलेंगे, ये 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 23 है। अब ऊपर जो है ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ये लिखा है ना मैंने, ये मल्टीप्लाइड बाय 100। जब ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया तो 10 की 2 पावर आ गई ना एडिशनल, तो मैंने 23 में ही जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया 10 की पावर 25। ठीक है, बटे में क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। अभी आगे चलो, इसी तरह से फेरस का उसने फॉर्मूला यूनिट मास दिया है मुझे 56 यूनिट, 56 यू। मैंने यू को हटा के यहाँ पर ग्राम लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फेरस। तो वही बात हो गई, जो 56 ग्राम फेरस है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 1 ग्राम फेरस में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 56 ग्राम। तो 100 ग्राम में निकाल लेते हैं, 100 ग्राम में कितने होंगे, 100 ग्राम में बिल्कुल वैसे ही, जो एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 56 है मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम। तो 100 में अगेन 10 की 2 घात है ना, तो 23 में जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैंने वही किया है। तो देखो ऊपर तो वही है दोनों में, 6.022 इंटू 10⁻25, इसमें भी यही आया है। एक मिनट, इसमें भी ऊपर सेम है, नीचे भी सेम है। इसमें बटे में 23 है, इसमें बटे में 56 है। तो जिसके बटे में बड़ा नंबर होता है उसका आंसर कम आएगा, जिसके बटे में छोटा होता है उसमें उसका आंसर ज्यादा आएगा। तो सोडियम का आंसर ज्यादा आएगा, आप कैलकुलेट भी कर लेना, मैं तो आपको क्लू दिया इसलिए यहाँ तक पूरा नहीं सॉल्व कर रही मैं। तो ये सोडियम में 100 ग्राम सोडियम में पार्टिकल जो होंगे दिखाई दे रहा है, हम फेरस से ज्यादा होंगे। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। इसमें हमने कुछ खास नहीं किया, हमने ये जाना कि जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है जो यू में दिया होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, तो यू हटा के ग्राम लिख देते हैं। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी कंपाउंड का वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में जो भी नंबर है किसी भी कंपाउंड का, उसमें किसी भी एटम का, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 है। और हमने ये भी जाना कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और उसमें ना सिर्फ वैलेंसी दिखाई देती है एटम्स की बल्कि कंपोजिशन भी दिखाई देती है। और मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना हो तो जितने भी एटम्स उसके अंदर हैं उनको अलग अलग जो अगर अलग अलग एटम है तो नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एटॉमिक मास से और उन सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है, और किसी में अगर हमने नंबर ऑफ एटम गिनने हैं तो वैलेंसी जितनी दी हुई है उनको प्लस कर देते हैं, सारे एटम्स की वैलेंसी को। नाम जब लिखना है, अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपको नाम बोलना है तो काफी आसान है। तो देख लो कि कौन कौन से सिंबल है, एल एल्यूमिनियम को बोलते हैं तो एल्यूमिनियम से शुरू होगा इसका नाम, SO4 सल्फेट को बोलते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। वेरी इजी, समझ कर याद करेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर हमने
कुछ तो कंपाउंड्स लिख के नाम लिखे थे, उसका फॉर्मूला लिखा, कुछ का फॉर्मूला लिखा था, उससे उनका नाम लिखा, क्योंकि हमने पिछले सेशंस में अच्छे से पढ़ा है कि सिंबल्स को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है. So with that, I finish this session number 5, and I'm sure all the concepts are very clear to you. Till I see you in the next session. All the best. Bye bye.